हम लोग आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय 1 को पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण अध्याय 1 है विज्ञान का, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर हम बहुत कुछ समझ सकते हैं दैनिक जीवन से संबंधित चीज़ों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। समीकरण आप गणित में पढ़ते हैं, समीकरण मतलब समान करना, है ना। समीकरण का क्या मतलब होता है? समान करना। समान करना मतलब किसको समान करना? जितने पैसे आपको घर वाले देते हैं उतने पैसे का सामान आ जाए तो उसको हम कहते हैं समान हो गया। 10 रुपये दिए, 10 रुपये का सामान हो गया, मतलब बराबर हो गया। उसी प्रकार समीकरण भी क्या होता है? वास्तव में समीकरण होता है। इसके पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं समीकरण को समझने से पहले, कि जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और उनके आपस में मिलने पर जो नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक आपस में मिलते हैं। मान लीजिए अभिकारक A प्लस B है, वह C प्लस B बनाता है, जिसको हम कहते हैं उत्पाद। अब आपके दिमाग में आएगा कि A प्लस B से C प्लस D क्यों बना? वो इसलिए बताया गया क्योंकि A अलग है, B अलग है, और जब उन दोनों के मिलने से जो नया पदार्थ बनता है वो भी उन दोनों के गुणों से अलग होता है, जिसको हम कहते हैं उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में का जो मूल परिवर्तन क्या है कि संगठन तो चेंज होता ही है, पदार्थ की प्रकृति भी चेंज हो जाती है। जो पदार्थ की प्रकृति चेंज होगी तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो अभिकारक से बिल्कुल अलग होगा। तो सबसे पहले बात करें हम समीकरण की। तो समीकरण क्या है? जितनी मात्रा में अभिकारक में पदार्थ जुड़ते हैं, जितना उनका अणुसूत्र होता है या जितनी मात्रा उनकी होती है उतनी मात्रा या उतने अणु उधर उत्पाद में भी होने चाहिए। और अगर ये बराबर मात्रा में होते हैं तो ये हमारा समीकरण सही होता है। उदाहरण के लिए यहाँ आपने C लिखा, CO2, तो ये अभिकारक है हमारे। C मतलब कार्बन और O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन दोनों के मिलने से बना CO2, इसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का गुण है वो C और O2 से अलग है। और पहली बात हम जो बात कर रहे थे समीकरण की, तो समीकरण में देखें आप, कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पर 1 दिखाई दे रही है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो 2 दिखाई दे रही है, मतलब ये बैलेंस है। अगर मैं यहाँ पर O2 की जगह CO लिख दूँ, यानी एक ही ऑक्सीजन का अणु रखूँ, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 ही है, तो ये हमारी जो समीकरण होता है वो गलत हो जाएगा। समीकरण का मतलब होता है समान करना। तो समान हमने करा और ये पाया कि हमारा जो प्रोडक्ट क्या हो गया? C प्लस O2, CO2, कार्बन की मात्रा बराबर, ऑक्सीजन की मात्रा बराबर, इसी को हम कहते हैं समीकरण। तो समीकरण में होता क्या है? वास्तव में समीकरण अभिकारकों और उत्पादों को संकेतों के रूप में समझाने का एक तरीका है, और इसकी वजह से विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ जाए कि इन दोनों के मिलने से क्या बना। तो संकेत के रूप में और उनकी मात्रा के रूप में दोनों ही तरफ से इनका बैलेंस होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समझ में आ गया, तो रासायनिक समीकरण समझ में आने के बाद अब रासायनिक अभिक्रिया पे हम चर्चा करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें जैसे आपको क्लियर हो गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज़ होती है। एक तो होता है, क्या होता है? अभिकारक, और एक होता है उत्पाद। अब जो हम लोग इधर लेफ्ट हैंड हम जब इस प्रकार से लिखते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड पे जो भी रहेगा वो अभिकारक रहेगा, और राइट हैंड पे जो भी रहेगा वो क्या रहेगा? उत्पाद रहेगा। तो हमेशा अभिकारक को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, और उन दोनों के मिलने पर अभिकारकों की संख्या 1 भी हो सकती है और 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो 1 ही हो या 2 हो। अब इसको तीर का निशान बनाएंगे। तीर का निशान ये बताता है कि दोनों के मिलने पर ये क्रिया हुई और बना क्या? उत्पाद। ये उत्पाद फिर मैं आपको मेरे कर दूँ, उत्पाद 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है। ये यहाँ पर जितनी मात्रा में पदार्थ भाग ले रहे हैं, अभिकारक भाग ले रहे हैं, उन पर ये निर्भर करता है। तो उत्पाद 1, उत्पाद 2 जो भी बने या 3 बने, जो भी बनेंगे, और ये बीच का तीर का निशान क्या बनाता है? इन दोनों की क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्पाद को बताता है। और ये उत्पाद हमेशा सीधे की तरफ तीर के निशान के बाद ही आएंगे, और अगर ये बराबर होंगे तो हमारा समीकरण सही होगा, हमारी रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल सही होगी, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है हम जान लें। रासायनिक अभिक्रिया मोटे तौर पे 7 प्रकार की होती है। पहली होती है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया।
दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया। सभी बस आवाज आ रही है। तीसरी होती है विस्थापन अभिक्रिया। और चौथी होती है द्विविस्थापन। पांचवी होती है अपचयन अभिक्रिया। छठी होती है उपचयन अभिक्रिया। और सातवीं होती है अपचयन उपचयन अभिक्रिया। इस प्रकार हम देखते हैं 7 प्रकार की है। तो एक तो संयोजन, दूसरी वियोजन, तीसरी विस्थापन, चौथी द्विविस्थापन, पांचवी अपचयन, छठी उपचयन और सातवीं अपचयन उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम एक एक अभिक्रिया को देखें। सबसे महत्वपूर्ण है संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहली कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन। संयोजन अभिक्रिया नाम से स्पष्ट है, संयोजित होना, जुड़ना। और जुड़ेंगे कौन? अभिकारक, क्योंकि जुड़ते कौन है? हमेशा अभिकारक। और बनाते क्या? वो हमेशा उत्पाद। तो वह अभिक्रिया लिख लो, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो, लिख लेता है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल मतलब पदार्थ बनेगा कितना? मतलब उत्पाद बनेगा कितना? एक का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका देखो, हर रासायनिक अभिक्रिया में उदाहरण बहुत जरूरी है। जैसे खाने में नमक का महत्व होता है, उसी प्रकार कोई भी अभिक्रिया अगर केमिस्ट्री में लिखते हैं, रसायन में लिखते हैं, तो उसको हमको उदाहरण सहित प्रूव करना होता है। तो अभी एक बहुत आसान रिएक्शन आपको बता देता हूँ। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर C लिखा, O2। अभी मैंने क्या परिभाषा लिखी? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक। तो अभिकारक कौन से हो गए? कार्बन और ऑक्सीजन। ये कार्बन और ऑक्सीजन लिखा, ठीक है। और इनके मिलने पर एकल उत्पाद बन रहा है, जिसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो परिभाषा के अनुसार उदाहरण सही हो गया? परिभाषा के अनुसार उदाहरण सही हो गया कि नहीं हो गया? इसको आप चाहो तो लिख लो, है ना। अब जो दूसरी अभिक्रिया है, इसका नाम क्या है? वियोजन अभिक्रिया। जैसे आप देख पा रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा संयोजन अभिक्रिया से बिल्कुल उलट है। जब कोई एकल अभिकारक ताप या दाब के प्रभाव में दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण जैसे हमने नाम दिया था कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पर हम दे सकते हैं। ये है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको। जो यूँ बोले चूना पत्थर,
कि चूने पत्थर को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये जो त्रिकोण का चिन्ह है ये बताता है कि वो अभिक्रिया में गर्मी दी जा रही है, ये आपको गर्म किया जाता है। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करते हैं तब ये चूना पाउडर, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने की वजह से निकल जाती है, ये कैल्शियम ऑक्साइड हमको प्राप्त हो जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर है एकल अभिकारक, जो ताप और दाब के प्रभाव के कारण किसमें बदल गया, दो से अधिक उत्पादों में बदल गया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देंगे, वियोजन अभिक्रिया। आप इसको लिख लो रिएक्शंस को, इसके बाद अपन दूसरी रिएक्शन देखते हैं। चलिए, हमारे तीसरे नंबर की रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है हटाना। जैसे अभी आपने कई जगह देखा होगा कि कई बाढ़ वाले इलाके होते हैं तो वहाँ से उनको हटाकर दूसरी जगह पर, जहाँ पर सूखा जगह रहती है वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाता है। तो विस्थापन करना मतलब उस जगह को छोड़कर उसको दूसरी जगह बिठाना। तो यहाँ पर हम यह देख रहे हैं परिभाषा पढ़ने पहले कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को हटाकर या विस्थापित कर उसकी जगह ले लेता है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम एक रिएक्शंस के उदाहरण के रूप में देखें। यहाँ पर देखो आयरन और कॉपर सल्फेट की जो क्रिया होती है, तो जो आयरन होता है वो ज़्यादा सक्रिय पदार्थ होता है, तत्व होता है। जो कॉपर जैसे उससे कम सक्रिय तत्व को ताकत के बल पर या जो बोले उस पर हटा देता है और हटाकर खुद उसकी जगह पर बैठ जाता है। अब आप देखो यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, लेकिन जब ये उत्पाद के रूप में चेंज हुआ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बन गया कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट, और जो कॉपर इसके साथ जुड़ा हुआ था सक्रियता के कारण, आयरन की सक्रियता के कारण उसको यहाँ से हटकर अलग होना पड़ा और वो क्या हो गया, अकेले तत्व के रूप में बाहर निरूपित हो गया या हट गया। तो इस प्रकार आयरन ने कॉपर को हटा दिया, विस्थापित कर दिया, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। अब आप इसको लिख लो, कर लो। हमारी चौथी और पांचवी रिएक्शन के रूप में अपचयन अभिक्रिया, जिसको रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, और उपचयन अभिक्रिया जिसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। रिडक्शन अभिक्रिया में क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें या तो हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन निकलती हो। जिस भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ती हो या ऑक्सीजन निकलती हो तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ उदाहरण से देख सकते हैं हम लोग कि यह है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तब अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन का निकलना होना, यहाँ पर निकलना दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन निकल रही है तो हमारी परिभाषा के अनुसार क्या बोलते हैं वो, कि ऑक्सीजन निकलती हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलकर हाइड्रोजन से जुड़कर अलग हो गई और क्या बना दिया, उसमें जल बना दिया और कॉपर अलग हो गया। तब आप देख रहे हो कि पहले ऑक्सीजन थी अब नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन अभिक्रिया। उसी के नीचे एक और अभिक्रिया है, इसी के उलट उपचयन अभिक्रिया। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग कि अपचयन और उपचयन में और उ का विशेष ध्यान रखें। अपचयन अभिक्रिया मतलब रिडक्शन अभिक्रिया, और उपचयन अभिक्रिया इसका एक और अंग्रेजी नाम है ऑक्सीकरण रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जैसे नाम से स्पष्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब इसमें क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। वह अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, उपचयन अभिक्रिया उसको कहते हैं। और यहाँ पर उदाहरण से स्पष्ट है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉपर, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, और जब दोनों मिल जाते हैं तब ये क्या बनाते हैं, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हमारी परिभाषा अनुसार ये बिल्कुल बात सही है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या उपचयन अभिक्रिया। समझ में आ गया आप सबको, समझ में आ गया आपको। अब हमारी सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया अपचयन उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन भी होता है। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप इसको समझ लें, वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ हो, अर्थात इसमें रिडक्शन भी क्रिया हो और ऑक्सीडेशन भी क्रिया हो, यानी इसमें हाइड्रोजन जुड़ भी रही हो और ऑक्सीजन निकल भी रही हो, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर देखें कॉपर ऑक्साइड,
और यहाँ पर है हाइड्रोजन। ये उदाहरण आपने पहले भी देखा था। तो यहाँ पर वो उदाहरण फिर हमारे काम में आ जाएगा। इसको हम कहते हैं स्मार्टनेस, है ना। एक ही उदाहरण को दो जगह कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो है इसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई है और यहाँ हाइड्रोजन में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब दोनों की क्रिया होती है तब यहाँ देखते हैं यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो जाती है और यहाँ पर हाइड्रोजन से जुड़ जाती है। तो जब ऑक्सीजन यहाँ से हट जाती है तब ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन जब वो हाइड्रोजन से जुड़ जाएगी तब ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपघटन वाली। यहाँ से ऑक्सीजन हट गई और यहाँ पर आके जुड़ गई तो यहाँ पर कौन सी हो गई? ऑक्सीकरण। यानी यहाँ पर यहाँ से हटी तो अपघटन और यहाँ पर जुड़ गई तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। सभी को समझ में आ गया? यानी जब दो क्रिया एक साथ हो जाती है तो रिडक्शन का रेडॉक्स और ऑक्सीजन का OH, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाए? रेडॉक्स बन गया। तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाओं का मिला जुला रूप है। लिख लो इसको आप लोग। अब रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण में सबसे महत्वपूर्ण चीज विकृतगंधिता, संचारण और ऊष्मा आधारित अभिक्रिया है। हम ये लास्ट टॉपिक है हमारा। तो विकृतगंधिता परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अंग्रेजी में इसको रेंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। विकृतगंधिता का पाला सभी से पढ़ा है कभी ना कभी। जब भी हम बाजार से कोई खाद या तेल युक्त खाद्य पदार्थ लेके आते हैं, चाहे वो नमकीन हो चाहे कुछ भी हो जो तेल में बना हो, पका हो, तो जब हम उसको लेके आते हैं तो पहले दिन जब उसको खा लेते हैं और खाने के बाद उसको अगर पैकेट को हमने खुला छोड़ दिया तो अगले दिन हम देखते हैं कि उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। मतलब उसमें सील जाता है थोड़ा सा, है ना, नरम पड़ जाता है। तो आपका स्वाद और स्वाद दोनों चले जाते हैं। ये हमने कई बार अनुभव किए। लेकिन विज्ञान की अगर भाषा में देखें तो ये वास्तव में इसको क्या नाम दिया गया है? विकृतगंधिता। और विकृतगंधिता क्या है? एक तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। क्यों है? क्योंकि जब भी हम कोई खाने के पैकेट लेके आते हैं और जो उसको हम खोलते हैं, जब खोलते हैं तब तक तो ठीक रहता है। लेकिन जब खोलने के बाद, खाने के बाद अगर हमने उसको एक दिन रख दिया और अगले दिन सुबह उसको खाने का प्रयास किया तो हम पाते हैं कि उसका स्वाद और उसकी जो क्रंचीनेस होती है, जो उसमें कड़कपन होता है, वो खत्म हो जाता है, वो लूज हो जाता है और स्वाद भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस घटना को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? विकृतगंधिता कहा जाता है। विकृतगंधिता को रोकने के लिए ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन गैस से उसको उपचारित किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन गैस होती है, अक्रिय गैस होती है और वह जब वो खाद्य पदार्थ से क्रिया नहीं करती, स्पेशली तेल और वसा में बने खाद्य पदार्थ, तो वो क्या होता है? जो खाद्य पदार्थ होता है वो बहुत टाइम तक सुरक्षित रहता है और खाने में उसका स्वाद भी अच्छा रहता है और गंध भी अच्छी रहती है। इसको हम क्या कहते हैं? विकृतगंधिता। दूसरा संचारण। अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो आपने देखा होगा कि लोहे में, तांबे में और चांदी में उसका थोड़ा सा कलर चेंज होता है। यही बोले कि लोहे का अगर हम देखें तो लोहे को अगर पानी में बाहर रख दिया जाए या नमी वाले वातावरण में बाहर रख दिया जाए तो लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। तो भूरे रंग की परत को जब हम हिलाते हैं तो उसका एक पाउडर जैसा बन जाता है। वास्तव में उसी को हम संचारण कहते हैं। संचारण क्या है? वायु की, नमी की, जल की उपस्थिति में जब लोह तत्व या जितनी भी धातु होती है उनमें अगर ये क्रिया होती है तब उसमें एक ऊपर अलग अलग धातुओं में अलग अलग प्रकार की परत जमती है। जैसे लोहे में भूरे रंग की, चांदी में काले रंग की और तांबे में हरे रंग की। ये वास्तव में इसका संचारण ही है। संचारण से धातु को क्या होता है? नुकसान होता है। नुकसान क्यों होता है? क्योंकि वह उसकी मजबूती को कम करती है। तो संचारण से बचने के उपाय सबको मालूम है क्या है? संचारण से बचने के उपाय क्या है? किसी भी धातु के ऊपर हम पेंट कर सकते हैं। हालांकि ये ज़्यादातर यूज़ होता है लोह तत्व पे, क्योंकि चांदी पे हम पेंट नहीं करते, तांबे पे हम पेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनमें इतनी मात्रा में नहीं जमता जितनी मात्रा में लोह तत्व में जमता है। तो संचारण एक रासायनिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? रासायनिक क्रिया। लेकिन कौन सी? धीमी रासायनिक क्रिया। कौन सी रासायनिक क्रिया? धीमी। ठीक है। तो संचारण जो है एक लोह तत्व की मजबूती को या धातु की मजबूती को कम करने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया है, स्लो रासायनिक अभिक्रिया है। और इससे बचने के उपाय में हम पेंट लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, वार्निश लगा सकते हैं और उस लोह तत्व को बचा सकते हैं। अगला है जो एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ है ऊष्मा आधारित अभिक्रिया।
तो अभी तक तो हमने 7 अभिक्रिया पढ़ी प्रकृति के आधार पर कैसे रिएक्शन करेगी, वियोजन होगा, संयोजन होगा, इस प्रकार अलग अलग प्रकार की हमने रिएक्शन पढ़ी। लेकिन जो 2 अभिक्रिया और होती है जिसको हम कहते हैं ऊष्मा आधारित अभिक्रिया, 2 प्रकार की होती है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी, शोषी का मतलब शोषण करना, मतलब ऊष्मा को खींचने का काम करती है। बहुत सी अभिक्रिया है जो आसपास के वातावरण से ऊष्मा को खींचती है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, उसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और दूसरी है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब होती है छिपी हुई। ऊष्मा कहाँ छिपी हुई है? जब 2 अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो उनकी आपस में क्रिया करने से क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। और वही ऊष्मा जब बाहर निकलती है तो हमको महसूस भी होती है। आपने घरों में चूना पोतने के लिए बनाए होंगे, जब उसको हम पानी में भिगोते हैं तब वो उसमें से गैस निकलती है और थोड़ी देर बाद देखते हैं पात्र पूरा गर्म हो जाता है। तो वो वास्तव में ऊष्माक्षेपी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। चूने में जब पानी मिलाया जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है तब वो इस प्रकार की अभिक्रिया में हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। और ऊष्माशोषी में जनरल भाषा में देखें तो हम बर्फ़ को अगर हम हथेली में भी रखें तो बर्फ़ पिघलने लग जाती है, मतलब रिएक्शन, मतलब हालांकि उसमें तो अवस्था परिवर्तन होता है। और अगर हम रासायनिक क्रिया की बात करें तो हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने पर हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। उस क्रिया में आसपास के वातावरण से ऊष्मा शोषित की जाती है, इसलिए इसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माशोषी। इसको लिख लो आप लोग।